साथियों, न्यू टैक्स ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी सीबीडीटी की तरफ से घर पर कैश और गोल्ड रखने की न्यू लिमिट जारी कर दी गई है, जो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 60-65 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1961 था, जिसे सरकार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब सरकार ने एक नया इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसे लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से। जी हां, इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसका नाम दिया गया है। 60-65 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को समाप्त कर दिया गया है। इसकी वजह से बहुत सारे बैंकिंग रूल्स भी चेंज हुए हैं और बहुत सारे इनकम टैक्स एक्ट भी चेंज हुए हैं। तो आपको इस वीडियो में सभी चीजें डिटेल से विस्तार से पता चलने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे अफवाहें चल रही हैं कि आप घर पर इतना कैश रख सकते हैं, घर पर इतना गोल्ड रख सकते हैं, बैंक खाते में आप एक साल में इतना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, इतने रुपए की ही आप एफडी कर सकते हैं, इससे ज्यादा करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। साथ ही आप क्रेडिट कार्ड का अगर उपयोग करते हैं तो कितना आप बिल का पेमेंट एक साल में कर सकते हैं, आप यूपीआई के माध्यम से एक फाइनेंशियल ईयर में कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना मिले। साथ ही साथ आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो वहां पर आप कितना कैश दे सकते हैं, यानी कौन से कैश ट्रांजैक्शन अलाउ किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में और कौन से कैश ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ जो कैश ट्रांजैक्शन अलाउ किए गए हैं उनकी क्या न्यू लिमिट रखी गई है, आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाली है। यानी जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हैं उनकी क्या लिमिट है और कौन से आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किससे बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। यानी सब कुछ आपको डिटेल से पता चलने वाला है। इस तरह के जो भी आप लोगों के डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी पर हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, प्रूफ के साथ में। हम आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताएंगे जो कि प्रूफ ना हो, हर चीज का हम आपको प्रूफ देंगे जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में बताए गए हैं। जो न्यू लिमिट आई है वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीआई की, कि आप लोग आज के समय में यूपीआई का उपयोग बहुत अधिक कर रहे हैं। हर व्यक्ति यूपीआई का उपयोग कर रहा है, चाहे फिर गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, भीम हो। इन ऐप्स के माध्यम से आप चाहे 10 रुपए की चीज लेनी हो या 10,000 की चीज लेनी हो, आप लोग यूपीआई कर देते हैं। तो आखिर इसकी क्या लिमिट है? अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं, आप अपने सेविंग अकाउंट से यूपीआई का यूज कर रहे हैं, यूपीआई से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आखिर उसकी क्या लिमिट है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यूपीआई के लिए कोई एक लिमिट नहीं बनाई गई है। यानी कोई एक डेडलाइन तो नहीं दी गई है कि आप इतना ही पैसा सेंड कर सकते हैं या फिर इतना ही रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है अगर आपके सेविंग अकाउंट का जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है तो वहां पर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। क्योंकि आप लोगों ने देखा पिछले वर्ष महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में बहुत सारे व्यापारियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल चुका है। तो वहां पर बहुत सारे व्यापारियों ने यूपीआई को, वहां पर लोगों ने मना कर दिया कि हम यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए जो लिमिट रखी गई है, वैसे तो सरकार की तरफ से कोई लिमिट नहीं बनाई गई है, लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, आप नॉर्मल सिटीजन है देश के, तो आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख से ज्यादा एक वित्त वर्ष में आप सेंड मत करिए और 10 लाख से ज्यादा आप लोग रिसीव मत करिए। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करेंगे, मान लीजिए आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख रिसीव कर लिया, 12 लाख आपने सेंड कर दिया, तो ये 24 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाएगा आपके सेविंग अकाउंट का। इस स्थिति में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है कि आपने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया, जब आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि सर्विस के मामले में 20 लाख रुपए का टर्नओवर होने पर आपको जीएसटी नंबर लेना है और सेल के मामले में 40 लाख का टर्नओवर होने पर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर के इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप अपनी दुकान पर अपने सेविंग अकाउंट का बारकोड बिल्कुल मत लगाइए। उसके लिए आप अपने पैन नंबर पर एक करेंट अकाउंट बैंक में ओपन करा लीजिए। सेल्फ स्वयं के नाम पर ही करेंट अकाउंट आपका खुल जाएगा, उसकी लिमिट ज्यादा होती है। उसका बारकोड आप दुकान पर लगाइए, क्योंकि जो करेंट अकाउंट होता है वो बिजनेस के लिए होता है और जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। इसको आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सेविंग अकाउंट का मतलब है आपकी सेविंग, आप उसमें जो भी पैसा आ रहा है, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको नोटिस देगा फिर ये नहीं मानेगा कि ये पैसा आपके बिजनेस का है। भले ही आप एक साल में 10 लाख रुपए आपने सेविंग अकाउंट में लिया है, आप कह रहे हैं बिजनेस का पैसा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा ये बिजनेस का पैसा नहीं, आपकी इनकम है। और जब आपकी 10 लाख रुपए इनकम है तो फिर वहां पर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज होंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो 20 लाख से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर हो रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो 20 लाख से नीचे अगर आप टर्नओवर रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या फिर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस स्थिति में आप कितना कैश लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी प्रॉपर्टी चाहे 1 करोड़ की हो, 50 लाख की हो, 25 लाख की हो, 5 लाख की हो, 1 लाख की हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार का कहना है आप मैक्सिमम 20,000 रुपए ही टोकन मनी के रूप में बयाना ले सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो या परचेज कर रहे हैं तो आप सिर्फ 20,000 दे भी सकते हैं और 20,000 ले भी सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप कैश लेते हैं तो फिर आपके ऊपर 137% तक की पेनल्टी इंपोज हो सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको 20,000 रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी सेल करते समय या परचेज करते समय कैश नहीं लेना है। आपको ये लिमिट ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आप किसी दोस्त को उधार पैसा दे रहे हैं या उसको आपने पहले दिया है उसे वापस ले रहे हैं तो कितना आप कैश में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए भी जो लिमिट रखी गई है वो 20,000 रुपए रखी गई है। आप किसी दोस्त को आप मैक्सिमम 20,000 कैश दे भी सकते हैं उधार के रूप में। अगर आपने पहले दिया है उसे वापस ले रहे हैं या आप उससे उधार ले रहे हैं तो आप मैक्सिमम 20,000 ही कैश ले सकते हैं। बाकी का पैसा आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से लेना है। आपको 10 लाख लेना है, 10 लाख लीजिए, लेकिन आप नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई के माध्यम से लीजिए, चेक के माध्यम से लीजिए। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप लोग बैंकिंग चैनल के माध्यम से करिए ताकि उन्हें ट्रैक करना आसान रहे। क्योंकि 2 नंबर के जितने भी काम होते हैं, टैक्स चोरी के जितने भी काम होते हैं, सभी कैश में होते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय, आरबीआई सभी इसी बात पर सख्त है कि आप कम से कम ट्रांजैक्शन कैश में करिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप लोग बैंकिंग चैनल के माध्यम से करिए, जिन्हें ट्रैक करना आसान होता है, जिन्हें ट्रैक किया जा सके, जिससे आप टैक्स चोरी ना कर पाए, जिससे 2 नंबर का कोई काम ना हो सके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। आज के समय में हर व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा। हाँ, इससे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप किसी रिश्तेदार को भी आपको पैसा देना है या उससे लेना है तो वहां पर उसकी लिमिट 50,000 रुपए है। दोस्त के लिए 20,000 और रिश्तेदार के लिए 50,000 रुपए की लिमिट रखी गई है। तो अगर आप किसी रिश्तेदार को पैसा दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं तो मैक्सिमम 50,000 ही आप कैश दे सकते हैं और 50,000 ही कैश ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपको लेन देन करना है तो आप बैंकिंग चैनल का उपयोग करिए। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में है। हर व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में आपके पास चाहे 1 क्रेडिट कार्ड हो या 10 क्रेडिट कार्ड हो, उनके जो बिल बनेंगे, उसका जो बिल होता है 1 साल में, अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा आप लोग उसका बिल का पेमेंट कैश में मत करिए, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। वहीं अगर आप लोग बैंकिंग चैनल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान करते हैं तो दोस्तों उसकी जो लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर की, वो होती है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए अगर आप 10 लाख से ज्यादा अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है, आपसे जवाब मांग सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में आप अपने बैंक खाते में कितने रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपए। आप अपने सेविंग अकाउंट से मैक्सिमम एक दिन में 2 लाख रुपए कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं और 2 लाख आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपको करना है तो टुकड़ों में करिए। आज आप 2 लाख जमा कर दीजिए, उसके अगले दिन 2 लाख जमा कर दीजिए, उसके अगले दिन 2 लाख जमा कर दीजिए। इस तरह से करके आप लोग जमा कर सकते हैं या फिर इसी तरह से करके आप लोग विड्रॉल कर सकते हैं। इकट्ठे अगर आप 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपए विड्रॉल करते हैं तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाएंगे। आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस थमा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और उसका अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप कितने रुपए की एफडी कर सकते हैं। दोस्तों एफडी का मतलब यह है कि आप कैश जमा करके कितने रुपए की एफडी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो लिमिट रखी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो है 10 लाख रुपए। मैं सिर्फ और सिर्फ कैश जमा करके एफडी करने की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी पर्सन मैक्सिमम कैश जमा करके 10 लाख रुपए की एफडी कर सकता है। बाकी पैसा उसके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पड़ा है, उससे वो 50 लाख की भी एफडी एक ही वित्त वर्ष में बनवा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो कैश लेकर के बैंक जाता है, वहां पर वो एफडी करता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा का आप लोग एफडी मत बनवाइए कैश जमा करके, अदरवाइज आपको नोटिस मिल सकता है, आपसे सोर्स पूछा जा सकता है कैश आपको कहां से मिला। अगर आपका जो इनकम है, जहां से आपको पैसा मिला है वो जेन्युइन है तो फिर आप ज्यादा अमाउंट की भी एफडी करा सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। वही अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो भी आप ज्यादा अमाउंट की भी एफडी करा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपको ये नहीं मालूम है कि आपके पास कैश कहां से आया, 10 लाख से ज्यादा अमाउंट की आपने एफडी कराई, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप बैंक खाते में, आपको जो सेविंग अकाउंट है उसमें मैक्सिमम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी लिमिट है 10 लाख रुपए। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि कोई भी नॉर्मल सिटीजन जो कि आईटीआर फाइल नहीं करता है वो एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 10 लाख ही कैश जमा कर सकता है और 10 लाख ही कैश विड्रॉल कर सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक वित्त वर्ष में। इससे ज्यादा अगर वो कैश डिपॉजिट करता है या कैश विड्रॉल करता है, उस दशा में उसको नोटिस देकर के उससे जवाब मांगा जा सकता है। तो आपको जवाब मांगा जाएगा, अगर आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर
आपके ऊपर पेनल्टी 100% तक की इम्पोज हो सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि घर पर कैश और गोल्ड रखने की क्या लिमिट तय की गई है। तो दोस्तों घर पर कैश रखने से पहले हम बात कर लेते हैं घर पर आप कितना गोल्ड रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो लिमिट रखी गई है, कोई भी विवाहित महिला बिना किसी बिल बाउचर के अपने पास में 500 ग्राम गोल्ड रख सकती है। कोई भी अविवाहित महिला अपने पास में बिना किसी बिल बाउचर के 250 ग्राम गोल्ड रख सकती है। वहीं कोई भी पुरुष चाहे विवाहित हो अविवाहित हो 100 ग्राम गोल्ड रख सकता है बिना किसी बिल बाउचर के। अगर किसी भी एजेंसी का छापा पड़ता है, इतना गोल्ड आपके पास पाया जाता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आपके पास कोई भी बिल बाउचर हो या ना हो। लेकिन अगर इससे ज्यादा आपके पास गोल्ड पाया जाता है, मान लीजिए आप विवाहित महिला है, आपके पास 700 ग्राम गोल्ड पाया जाता है, तो 500 ग्राम तक की तो आपको छूट है। बचा 200 ग्राम आपके पास जो एक्स्ट्रा गोल्ड निकला है, उसके बिल बाउचर पक्के आपके पास होने चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास में उसके पक्के बिल बाउचर नहीं हुए, तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे जब्त कर सकता है और पेनाल्टी भी इंपोज कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कैश की, घर पर आप कितना कैश रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आपका काम जितने कैश में चले आप उतना कैश घर पर रख सकते हैं। कोशिश करिए कम से कम ट्रांजैक्शन आप लोग कैश में करिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप लोग बैंकिंग चैनल के माध्यम से करिए। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए, कभी भी अगर किसी एजेंसी का आपके घर में छापा पड़ता है, तो अगर जितना भी कैश आपके घर में मिलता है, उसके सोर्स आप इनकम आपके पास होने चाहिए कि ये पैसा आपने कहां से लाए हैं, यानी ये कैश जो आपके घर में मिला है लाए कहां से है और इसका पर्पज क्या है, किस काम के लिए लाए हैं, या आपको अगर मिला है तो किस काम के लिए मिला है और कहां से मिला है। इसकी जानकारी अगर आपके पास है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं। हो सकता आपका कोई ऐसा व्यवसाय हो जिसमें कैश की जरूरत पड़ती हो, तो आप ज्यादा कैश घर में रख सकते हैं। बस इतना जरूर है कि आपके पास में उसके सोर्स होने चाहिए कि पैसा आप लाए कहां से और इसे खर्च कहां पर करना है, किस पर्पज के लिए आप ये कैश लाए। इतनी जानकारी अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे ले जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगर आपको कोई भी वस्तु परचेज करना है, तो वहां पर आप लोग कितना पैसा दे सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, मान के चलिए अगर आपको कोई कार खरीदनी है जो आपको मान लीजिए सेकंड हैंड है या फर्स्ट हैंड है, तो वहां पर आपको 5 लाख रुपए की वो मिल रही है, तो वहां पर आप मैक्सिमम सिर्फ 2 लाख रुपए ही कैश दे सकते हैं। इससे ज्यादा आप एक दिन में कैश नहीं दे सकते। बाकी का बचा जो 3 लाख रुपए है उसको आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से देना होगा। इससे ज्यादा अगर आप कैश देते हैं, चाहे आपको ज्वेलरी खरीदनी है या आपको कोई वस्तु खरीदनी है, तो उसमें आप मैक्सिमम एक दिन में एक वस्तु के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए ही दे सकते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि आज आपने 2 लाख दे दिया, अगले दिन आप फिर उसी को 2 लाख रुपए दे दिया कैश, ऐसा भी नहीं। एक वस्तु के लिए एक ही बार आप दे सकते हैं और 2 लाख से ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो आपको ध्यान रखना है, बाकी का पैसा आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से देना है और 2 लाख तक आप कैश दे सकते हैं। इससे ज्यादा देने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या गाइडलाइन है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आप अपने सेविंग अकाउंट में करोड़ों रुपए भी रख सकते हैं, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। बस मैंने जो लिमिट आपको बताई है पर ईयर वाली, उनको आपको ध्यान में रखना है। पर डे वाली जो लिमिट मैंने आपको बताई है सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने की, उनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रखें, इस पर कोई भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तय नहीं की गई है। दोस्तों आशा करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, मैंने विस्तार से पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के कमेंट्स की रिप्लाई करने का। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।